Hello everyone. Today we will discuss de Broglie hypothesis, wave nature of matter या dual nature of electromagnetic wave. तो जब डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया 1924 में, उससे पहले क्या था? उससे पहले हमारे पास एक लाइट थी. लाइट को हम क्या मानते थे? वेव मानते थे. बट इन 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने किसको? लाइट को हमने क्या माना? पार्टिकल. लाइट को पार्टिकल, दैट इज फोटोन मानकर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने 1905 में इसे एक्सप्लेन किया. कॉम्पटन इफेक्ट ने भी 1923 में कॉम्पटन ने भी लाइट को पार्टिकल मानकर एक इफेक्ट दिया जिसे हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट. तो 1904 तक हम क्या मानते थे? लाइट इज वेव. बट इन 1905 से हम क्या मानने लगे कि लाइट जो है हमारी कैसे बिहेव कर रही है? एज ए पार्टिकल. यानी कि अप टू 1904 हम क्या मानते थे? लाइट जो है, लाइट क्या है? वेव है. बट इसके बाद हम क्या मानने लगे? 1904 के बाद 1905 से हम क्या लाइट मानने लगे कि लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है. इसको कौन एक्सप्लेन करता है? वेव को हम पढ़ते हैं, कौन कौन से फिनोमेना पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये फिनोमेना क्या एक्सप्लेन करते हैं आपके? कि लाइट वेव नेचर है. और इसमें पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट आपकी क्या है? लाइट आपकी पार्टिकल है. तो समटाइम लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल और समटाइम लाइट बिहेव एज ए वेव. तो इसे क्या बोलते हैं? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या हो गया यहां पर? ड्वेल नेचर की. समटाइम तो वो वेव की तरह बिहेव कर रही है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. और समटाइम पार्टिकल एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ये सारे में पार्टिकल. तो कभी कभी कैसे बिहेव कर रही है लाइट? कभी कभी कैसे बिहेव कर रही है वेव? कभी कभी कैसे बिहेव कर रही है एज ए पार्टिकल. तो इसे बोलते हैं हम ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बट इन 1924 में लुइस डी ब्रोगली या लुइस डी ब्रॉय बोल दे, ब्रोगली बोल दो या ब्रॉय बोल दो, बात एक ही है. तो लुइस डी ब्रॉय ने 1924 में एक फिनोमेना दिया. जब वो अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस सबमिट करी तो एक चैप्टर लिखना होता है. तो उसमें उन्होंने कहा नेचर क्या है? नेचर है सिमेट्री. नेचर में सिमेट्री है. यानी कि जैसे मैटर है, जैसे लाइट है, ऐसे ही क्या है? ये मैटर है. जैसे लाइट है ऐसी मैटर है. मैटर क्या है हमारा? मैटर है हमारा पार्टिकल. मैटर क्या है? पार्टिकल है. चूंकि सिमेट्री है तो लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है. तो मैटर जब पार्टिकल है तो मैटर कैसे बिहेव करेगा? एज ए वेव. उन्होंने कहा नेचर में क्या है? सिमेट्री है. सिमेट्री को मानते हुए उन्होंने कह दिया कि मैटर पार्टिकल है लेकिन कैसे बिहेव करेगा? एज ए वेव. क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था? उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर लाइट वेव थी. लाइट क्या थी? वेव थी. और वो कैसे नेचर को शो करने लगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पार्टिकल. लेकिन उन्होंने यहां पर कहा कि फोटोन है. लाइट क्या है? फोटोन. फोटोन क्या? पार्टिकल है. और पार्टिकल जब मोशन में होगा तो ये वेव नेचर को शो कर रहा है. लुइस डी ब्रोगली उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो सीधा नहीं बोल रहे, वो उल्टा बोल रहे हैं कि लाइट इज ए फोटोन. फोटोन एक पार्टिकल है और पार्टिकल किसमें है? मोशन में है. और मोशन में है तो वो किसको शो कर रहा है? वेव नेचर को. तो मैटर क्या है हमारा? पार्टिकल है. मैटर क्या? पार्टिकल है. और जब वो मोशन में होगा तो क्या शो करेगा? वो वेव नेचर को शो करेगा. तो यहां पर उन्होंने कह दिया एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट. यानी कि कोई भी पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है, एवरी मूविंग पार्टिकल अगर वो मोशन में है तो उसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी. एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट. और अपनी थीसिस को सबमिट कर दिया. क्लियर है भाई? जब ये नया कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, तो सारी नेचर को उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल तो है लेकिन जब ये मोशन में होगा तो कैसे बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा. तो भाई क्वेश्चन आया कि भाई इस थीसिस को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए. और उन्होंने कहा पार्टिकल है आपका. पार्टिकल है तो मास होगा, मोशन में है तो वेलोसिटी होगी, और क्या होगा इसमें? मोमेंटम होगा mv. और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? h/p, जो कि फोटोन के लिए थी. फोटोन के लिए कैसे करते हैं हम? फोटोन के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है भाई इक्वल टू कितना होता है हमारा?
mc स्क्वायर, और इक्वल टू कितना होता है h न्यू, न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, दोनों को यहां पर पुट दो तो h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर, तो h c अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे ही कट गया। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से h अपॉन mc या h अपॉन p। ये बात थी किसके लिए, फोटोन के लिए, लाइट के लिए। लाइट फोटोन की वेवलेंथ कितनी आती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mc। ऐसे ही इन्होंने अपने पार्टिकल के लिए वेवलेंथ क्या कह दी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ मैटर पार्टिकल। अगर p m मास का पार्टिकल है, m पास का पार्टिकल है और v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें मोमेंटम होगा p इक्वल टू mv, p इक्वल टू mv। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। यहां पर लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या हो गया, उस पार्टिकल का, मैटर पार्टिकल क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है भाई, तो यहां से उन्होंने इस वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर भी। अब क्वेश्चन आया, उनसे पूछा गया भाई सब उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन थे, आइंस्टीन थे, तो आइंस्टीन को बुलाया गया कि भाई ये जो बच्चा लड़का कह रहा है कि जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग मैटर पार्टिकल है, वो वेव नेचर को शो करेगा, क्या ये सही है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की बात में तो जान है, तो उन्होंने कहा भाई बच्चे, इससे पूछा, डी ब्रोगली से पूछा कि बताओ भाई कैसे, अगर मैटर पार्टिकल है तो मैटर पार्टिकल हम है, तुम हो, हम भी मोशन में, मैं भी चल रहा हूं, आप भी चल रहे हैं, तो हम वेव नेचर को शो क्यों नहीं कर रहे। तो डी ब्रोगली ने कहा ठीक है जी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, कि मैं हूं या तुम हो, लगभग हमने मान लिया अपना वेट कितना है, लगभग 60 kg वेट मान लिया, हमने अपना वेट कितना मान लिया, 60 kg मान लिया, और वेलोसिटी मान ली 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी मान ली हमने वेलोसिटी मान ली अपनी 10 किलोमीटर पर आवर है, और हमारा वेट है 60 किलोमीटर। लुईस डी ब्रोगली ने कहा कि ठीक है भाई, उन्होंने पूछा ना कि अगर हम मैटर पार्टिकल हैं, तो हम अगर मोशन में हैं, तो हम वेव नेचर को क्यों नहीं शो कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारा वेट, डी ब्रोगली ने कहा कि वेट मान लो 60 kg है और वेलोसिटी हमारी 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है आपका, h अपॉन p। तो h अपॉन p की वैल्यू कितनी होगी, mv। p की वैल्यू कितनी होगी आपकी, mv। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, अपॉन m कितना हो गया, मास कितना हो गया हमारा 60 kg, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर सेकंड मान लो इसे। ठीक है भाई, तो यहां से हो गया 10 10 ऊपर चली गई, तो कितना हो गया ये 6.626 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1.104 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम 1.104 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 एंगस्ट्रॉम। तो कितना आया ये, हमारी जो वेवलेंथ है कितनी आई, 1.104 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या है, वेरी स्मॉल, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ आ गई हम लोगों की। तो डी ब्रोगली ने कहा कि ये वेवलेंथ, हम लोगों की वेवलेंथ इतनी कम आती है कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर आइंस्टीन ने कहा भाई ठीक है भाई, ठीक है हमने ये मान लिया कि, लेकिन ये बताओ कि जो स्मॉल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, उनके लिए तो वो तो वेव नेचर को शो करेंगे। तब उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन mv। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन mv। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, 10 टू द पावर 6, कितनी लेते हैं हम, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड लगभग। तो यहां से लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा कितना आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू 31 में से 10 टू पावर 6 क्या है, तो कितना बचा, माइनस के 25 ऊपर गया, माइनस के 25, और ये कितना है आपका 34, तो यहां कितना बचा माइनस 9, तो कितना बचा 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। क्लियर है भाई। और जब इसे डिवाइड कर दोगे आप तो आ जाएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, या फिर क्या लिख सकते हैं 7.2 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आ गई आपकी
7.2 एंगस्ट्रॉम, जो कि हम इजिली क्या कर सकते हैं, जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल आ गई 7.2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो मोशन में किस नेचर को शो करेंगे, वेव नेचर को। किस नेचर को शो करेंगे, वो वेव नेचर को शो करेंगे। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट इसने क्या कर दिया, हाइपोथेसिस दे दी, एक थीसिस, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर है तो उसके साथ एक वेव होगी। तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। क्लियर है भाई? यहां से क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि यहां से ये आ गया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। मैटर पार्टिकल के लिए क्या कहोगे आप? तो मैटर पार्टिकल के कहोगे कि मोशन एवरी मैटर पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी, यहां पर लिख दोगे आप, एवरी मैटर पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। इसी वेव को क्या बोलते हैं हम? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। यानी कि अगर कोई आपका मैटर पार्टिकल है, मैं हूं, तुम हो, या कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल है और वो मोशन में है, तो हमेशा उसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। इस वेव को ही, जो वेव उस पार्टिकल के साथ है, उस वेव को ही क्या बोलेंगे हम? मैटर वेव और डी ब्रोगली। मतलब ये पार्टिकल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्या होगी, एक वेव होगी। पार्टिकल तो है और वेव लैम्डा यहां से आ गई। ठीक है भाई? तो क्या होगा कि पार्टिकल एज वेल एज वेव, और इस वेव को क्या बोलेंगे हम? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। इस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। तो डी ब्रो ने क्या किया? डी ब्रो ने कहा एवरी पार्टिकल इन मोशन हैव ए वेव एसोसिएटेड विद इट। फिर इसने कहा in motion every matter particle has a wave associated with it and this wave is known as matter wave। और क्योंकि डी ब्रोगली ने दी इसलिए हम बोलते हैं उस वेव को डी ब्रोगली वेव। अब लैम्डा कितना दिया इसने? लैम्डा दिया h/p, जो कि सिमिलर किसके था? फोटोन के। इधर क्या है? मोमेंटम। और ये क्या है इधर? वेवलेंथ। यानी कि इधर से किस नेचर को? वेवलेंथ है तो कौन सी नेचर को शो कर रहा है? वेव नेचर को। इधर से मोमेंटम है, और मोमेंटम किसमें होता है? पार्टिकल। यानी कि एक तरफ से किस नेचर को शो कर रहा है? ये पार्टिकल नेचर को। एक तरफ से किस नेचर को शो कर रहा है? वेव नेचर को। यानी कि अगर मोमेंटम है तो क्या होगी? आपकी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ होगी तो कौन सी नेचर को शो करेगा? ये वेव नेचर को। मोमेंटम है तो कौन सी नेचर को शो करेगा? ये पार्टिकल को। यानी कि मैटर वेव जब मोशन में होगी, पार्टिकल तो है मैटर पार्टिकल, जब मैटर पार्टिकल जब मोशन में होगा, मैटर पार्टिकल जब मोशन में होगा तो किस नेचर को शो करेगा? वेव नेचर को। यहां पर आपकी पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। क्लियर है? ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आ गया? आपकी पार्टिकल नेचर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गई? वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने क्या किया कि जितने भी मैटर पार्टिकल हैं अगर वो मोशन में होंगे तो वो वेव नेचर को शो करेंगे, और वेव नेचर को शो करेंगे तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल भी क्या शो करने लगे? ड्यूअल नेचर। पार्टिकल है और जैसे मोशन में आएगा तो कौन सी नेचर को शो करेगा? वेव नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट क्या है ड्यूअल नेचर का? कि लाइट जो है, लाइट कुछ फिनोमिना कहते हैं कि लाइट बिहेव एज ए वेव, दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बट अकॉर्डिंग टू सम फिनोमिना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइट को क्या माना गया? फोटोन, पार्टिकल। तो समटाइम लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज ए वेव। तो वहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर वेव? तो in motion every matter particle has a wave associated with it and this wave is known as matter wave और डी ब्रोगली वेव। और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू h/p। क्लियर है भाई? तो यहां तक ये था। अब हम कहते हैं भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
यहां पर आपका नंबर 1 पॉइंट आ गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अभी हमने दी, ये हम साइड में भी लिख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लाना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, किसी भी पार्टिकल की, कोई पार्टिकल है और पार्टिकल को v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी मास m है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है, मोमेंटम। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्या है, मोमेंटम h अपॉन पी। हमें क्या चाहिए, मोमेंटम, और हमें पता है मोमेंटम p इक्वल टू कितना होता है, एम वी। यहां से इक्वेशन 2 से v की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू हो जाएगी p बाई एम। इस वैल्यू को यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितनी हो गई, हाफ एम, बी की वैल्यू कितनी होगी, पी वाई एम का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी को मैं के सफिक्स में ई लिख दूं, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, सफिक्स में ई कर दिया, 1/2 एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो यहां से पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 ऊपर आ गया, 2 एम भी ऊपर आ गया, 2 एम के ई। के इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो P इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से, √2m। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आ गई इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, √2m। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल आते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, ये वैसे भी आ जाता है। वो कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इनको वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। इफ दे आर electron, proton, neutron, alpha particle having same kinetic energy, then arrange them in order of de Broglie wavelength. Clear? तो यहां से हमें दिख रहा है H कांस्टेंट है, फिक्स है सबके लिए, 2 कांस्टेंट है, तो M और काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फिक्स कर दी तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, 1/m, यानी कि मास के। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, या फिर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, या फिर 1/1837 AMU। AMU कितना हो जाता है, 1/1837 AMU। प्रोटॉन का कितना होता है आपका, 1.27273 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, या कितना हो जाता है 1 AMU। न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.275 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इक्वल टू लगभग 1 AMU। 1 पॉइंट समथिंग होता है, थोड़ा सा क्या है, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है। और अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन या 4 AMU। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका, 2He4, 2He4, तो 4 टाइम्स हो जाता है इसका प्रोटॉन का। क्लियर है भाई। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। किसका सबसे कम है आपका, इलेक्ट्रॉन का, तो लैम्डा ई ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा होगी। फिर किसका आता है आपका, फिर इसका आता है, फिर इससे कम मास किसका है, प्रोटॉन का, लैम्डा पी। फिर किसका आपका, न्यूट्रॉन का। फिर किसका है आपका, अल्फा पार्टिकल का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और फिर किसकी होगी, प्रोटॉन। फिर किसकी होगी, न्यूट्रॉन। किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन अब है डी ब्रोगली वेवलेंथ नंबर 2 पॉइंट।
नंबर 2 पॉइंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इट एसिलेटिंग पोटेंशियल। आपने मान लिया भाई, मैंने मान लिया ये दो पोटेंशियल है, एक जीरो है और एक वी पोटेंशियल है। आपका चार्ज कहां पर है? आपका चार्ज क्यू चार्ज जीरो पोटेंशियल पर है, वी वेलोसिटी से की तरफ जा रहा है। वी वेलोसिटी से किसकी तरफ जा रहा है? तो वर्क डन हमें क्या करना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली है एसिलेटिंग चार्ज की। ठीक है भाई, तो हमने एक चार्ज ले लिया क्यू जो जीरो टू बी पोटेंशियल पर रखा हुआ है, जीरो से स्टार्ट करता है, बी वेलोसिटी से, क्यू चार्ज है और कहां जा रहा है? बी पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। कितना वर्क डन हो गया यहां पर? वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। क्यू डेल्टा बी कितना हो गया? वी माइनस जीरो, तो वर्क डन कितना आ गया यहां से? क्यू वी। वर्क डन कितना आ गया आपका? क्यू वी। और वर्क डन, जैसे भैया वर्क डन कैसे भी स्टोर होता है? वर्क डन को क्या करते हैं हम? जो ये वर्क डन हुआ है ये इस चार्ज में कैसे स्टोर हो जाएगा? एज ए काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो भाई यहां पर एक साइकिल खड़ी हुई है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, उसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन। मैंने तो उसमें वर्क किया, मैंने उसमें फोर्स लगाया, मैंने उसमें वर्क किया, लेकिन वो वर्क उसमें कैसे स्टोर हो गया? वो क्या होने लगी? चलने लगी। तो वो वर्क उसमें कैसे स्टोर हो गया? एज ए काइनेटिक एनर्जी। फिर से समझो, मान लो ये है, ये यहां पर रखा हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसमें क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आया। तो मैंने इस पे क्या किया? वर्क किया। ये वर्क इसमें कैसे स्टोर हो गया? ये यहां था, यहां पहुंच गया, कैसे स्टोर हो गया? एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना है आपका? क्यूबी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर या के ई रहने दो। और लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी टर्म है एच अपॉन रूट 2m के ई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? क्यूबी। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? h अपॉन रूट 2m क्यूबी। ये क्या आ गई हमारी? ये किसी भी एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की क्या आ गई? डी वेवलेंथ आ गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एसिलेट हो रहा है किसी उससे पोटेंशियल से, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आएगी आपकी? लैम्डा इक्वल h अपॉन रूट 2m क्यूबी। यहां पे सब क्लियर है? h क्या है? h है प्लांक कांस्टेंट है, m उस चार्ज पार्टिकल का मास है, q उसका चार्ज है और v वो पोटेंशियल है जो आप दे रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा e इक्वल टू कितनी हो जाएगी? h। मान लो ये चार्ज पार्टिकल जो है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? h अपॉन रूट 2m इलेक्ट्रॉन, q का हो जाएगा e v। पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो लैम्डा e इक्वल टू इसका h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन रूट 2m और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। भी हमें पता ही नहीं है। तो लैम्डा ई जब इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये रूट 150 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट इसमें रिजल्ट देता है एंगस्ट्रॉम में, या फिर इसके क्या आ जाएगा? 12.24 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉम। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूट 150 अपॉन बी या फिर 12.24 अपॉन रूट बी। हम अगर क्वेश्चन आता है कि कोई वो इलेक्ट्रॉन है, वो 100 पोटेंशियल से एसिलेटेड होता है, तो हम ऐसे करेंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन, तो थोड़े मार्क्स जल्दी करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? लैम्डा ई इक्वल टू 12.24 अपॉन रूट 100, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो पोटेंशियल है 100 वोल्ट दे दिया तो क्या होगा? 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 1.224। एक ही लाइन में ऐसे भी करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन ये इजी डायरेक्ट हम इसे याद कर लेंगे रूट, और सीधा आंसर किसमें आता है? ये एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है भाई? तो ये बात होगी आपकी स्मॉल पार्टिकल जो एसिलेटेड हो रहे हैं।
ऐसे हम किसकी निकालेंगे, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की। ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसको और अच्छी तरह प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी थर्ड पॉइंट है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो हम गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या पढ़े हैं, हम पहले डिस्कस पढ़े हुए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ईच गैस मॉलिक्यूल कैसे मोशन करता है, जिग जैग मोशन करता है। कैसा मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल का, जिग जैग मोशन करता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी गैस मॉलिक्यूल कैसे मोशन करते हैं आपके, जिग जैग मोशन करते हैं, इस तरह से। इस तरह से गैस मॉलिक्यूल मोशन। मॉलिक्यूल किस में है, मोशन में है। मॉलिक्यूल किस में है, मोशन में रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर मॉलिक्यूल मोशन में है तो कौन सी नेचर को शो करेंगे, वेव नेचर को, क्योंकि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, ये डी ब्रोगली कहता है। और ये गैस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी गैस मॉलिक्यूल किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो मोशन में होते हैं तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उनके साथ क्या होगी, एक वेव होगी। कौन सी नेचर को भी शो करेंगे, वो वेव नेचर को भी शो करेंगे। तो वेव नेचर को शो करेंगे तो उसमें क्या होगी, वेवलेंथ होगी। हमें पता है वेवलेंथ इक्वल टू कितनी होती है, h/p या h/√2m। तो हमें इन गैस मॉलिक्यूल की क्या निकालनी है, डी वेवलेंथ निकालनी है डी ब्रोगली। तो उसके लिए या तो हम मोमेंटम कैलकुलेट करें या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। या तो हम कैलकुलेट कर लें मोमेंटम या हम कैलकुलेट कर लें काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना इजी है, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं कि हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है गैस, ईच गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बताओ भाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इक्वल टू कितनी होती है भाई आपकी, F/2 kT। कितनी होती है आपकी, F/2 kT। वेयर F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट मोशन। K क्या है यहां पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है यहां पर, टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है भाई। अब F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब गैसेस कितने प्रकार की होती हैं आपकी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है आपकी 3, डाई के लिए कितनी होती है 5 और पॉली के लिए कितनी होती है 6। अगर हमारी ये जो गैस की बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक है तो F की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे 3। अगर ये बोलता है डायटॉमिक है तो F की वैल्यू कितनी लोगे आप 5। और पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 kT, दैट इज Ke इक्वल टू 3/2 kT। इसको काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी कितनी आ जाएगी भाई ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ईच गैस मॉलिक्यूल ऑफ डायएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी आ जाएगी आपकी h/√2m ये है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी 3/2 kT। इस के में और इसके में डिफरेंस है, ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये क्या है यहां पर काइनेटिक एनर्जी। तो 2 से 2 कट गया। तो लैम्डा ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितनी आ जाएगी h/√3m
kT, where H is Planck constant, M is mass, K is Boltzmann constant, and T is the absolute temperature in Kelvin. क्लियर है भाई? अगर मैं डायटोमिक की बात करूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डायटोमिक, तो H अपॉन रूट 5m kT. पॉलो एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक की बात करूं तो H अपॉन रूट 6m kT. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी गैस बोली है उसने, मोनोएटॉमिक बोली है या डायटोमिक बोली है या ट्राई एटॉमिक बोली है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए फॉर्मूले को पूरी कैलकुलेशन ना करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, जिसमें ये फॉर्मूला हो जाता है आपका लैम्डा इक्वल टू 25.6 अपॉन रूट m इंटू रूट टी. अगर हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी. 25.6 अपॉन रूट m इंटू रूट टी. रूट m क्या है यहां पर, m है यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और टी क्या है यहां पर, टेम्परेचर. ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर वेट, और टी क्या है यहां पर, टेम्परेचर. क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है, अगर वो एक क्वेश्चन देता है कि आपके पास एक हीलियम है और एक नाइट्रोजन है, हीलियम और नाइट्रोजन की वेवलेंथ का रेशो कैलकुलेट करना है आपको. फाइंड द रेशो ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन, फाइंड द रेशो ऑफ हीलियम एंड wavelength of lambda He and lambda N2. Find the ratio of de Broglie wavelength of helium and nitrogen at temperature. इसका टेम्परेचर जो दिया है वो दिया है आपका 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कितना दिया, नाइट्रोजन का दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड. मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया उसने कि ये दोनों गैस कैसी हैं, मोनोएटॉमिक गैस है. फाइंड द रेशो ऑफ लैम्डा He एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लैम्डा N2 एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड द रेशो ऑफ लैम्डा He एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लैम्डा N2 एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां से लैम्डा He इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं, इससे इजी है. देखो भाई 25.6 अपॉन रूट हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 4 इंटू रूट 127 और 273 केल्विन में कितना हो जाएगा आपका 400, और लैम्डा N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.6 अपॉन नाइट्रोजन, एक का कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, और तो N2 है तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 272 कितना हो जाएगा आपका 500, कितना हो जाएगा आपका 500. तो लैम्डा He अपॉन लैम्डा N2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 25.6 अपॉन रूट 4 इंटू रूट 400 इंटू, इसे ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा रूट 28 इंटू रूट 500 अपॉन रूट अपॉन 25.6. इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपका 28 इंटू 500 अपॉन 4 इंटू 400, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 7 28, तो कितना आ गया आपका रूट 35 अपॉन, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा रूट 8.75, और जब 8.75 का रूट निकालोगे आपका तो कितना आ जाएगा 2.956, लगभग कितना आ जाएगा आपका 2.956, और इसको क्या लिख सकते हो इक्विवेलेंट टू 3. तो दोनों का रेशो लैम्डा He और लैम्डा N2 का रेशो कितना आ जाएगा आपका लगभग 3 का रेशो आ जाएगा. ये हमारा न्यूमेरिकल था. एक क्वेश्चन और पूछ लेता है वो कभी कभी कि आपका एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है आपका Q चार्ज,
जो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, उसकी डी ब्रोगली। तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, वैसे पूछ लेता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक क्यू चार्ज है जो वी वेलोसिटी से चल रहा है। क्यू चार्ज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो कैसा मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आर की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी आती है, पढ़ चुके हैं हम। आर की वैल्यू कितनी होती है यहां से, एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है भाई। तो यहां से एम बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, क्यू आर बी, क्यू आर बी, आर को इधर लेके एम बी को निकाल दिया। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका, एच अपॉन पी, और पी इक्वल टू कितना होता है, एम बी, एम की वैल्यू यहां से निकाल दी, तो एच अपॉन क्यू आर बी, सिंपल। वेवलेंथ कितनी आ जाती है आपकी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्यू आर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए। एक बार वो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है कि अगर हम मोमेंटम को 2% डिक्रीज कर दें या काइनेटिक एनर्जी को 2% इंक्रीज कर दें तो वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला देख लेते हैं हम। पहले देखते हैं कि इफ मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 2%, मोमेंटम डिक्रीज बाय 2%, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। मोमेंटम आपका डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सिंपल, क्लियर है। हमने मान लिया इनिशियल मोमेंटम है 100, बाद में फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता है आपका 98। 2% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 2% क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। इनिशियली मोमेंटम कितना था 100, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 98। तो यहां से इनिशियल वेवलेंथ कितनी हो जाती है, h अपॉन 100, और फाइनल वेवलेंथ कितनी हो जाती है, h अपॉन 98। परसेंटेज चेंज इक्वल टू कितना होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ, पहले कितना था h अपॉन 100, बाद में कितना हुआ h अपॉन 98। तो h अपॉन 98 बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में चेंज के लिए क्या करोगे, बड़े वाले से छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करोगे, h अपॉन 98 अपॉन h अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कितना है h अपॉन 100। ऊपर एलसीएम ले लोगे तो ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 100h माइनस 90h 2h, तो कितना बचा 2h अपॉन 98 इंटू 100 इंटू 100, ये वाला 100 ऊपर पहुंच गया, इंटू 100 अपॉन h से h कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका कितना आ गया ये 200 अपॉन 98। तो इसको क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.040, या फिर इक्विवेलेंट टू कितना आ गया 2। हम इस तरह से करते हैं, ठीक है भाई। एक इसका सिंपल मेथड है, इस तरह से ना करके इस तरह से कर सकते हैं हम। जैसे ये है आपका लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। चेंज के लिए हम क्या करें, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा करते हैं, ये करते हैं हम। इसको क्या करते हैं, एच को कर देते हैं हम डेल्टा एच अपॉन एच। पी चूंकि नीचे है, अगर ऊपर ही होता तो प्लस, लेकिन नीचे है तो क्या आएगा यहां पर माइनस डेल्टा पी अपॉन पी, क्लियर है। चूंकि एच कांस्टेंट है तो चेंज कितना रहेगा 0, डेल्टा एच कितना हो जाएगा 0। एच कांस्टेंट है तो चेंज इन डेल्टा एच क्या है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना, चेंज ही नहीं हो रहा तो कितना आ जाएगा 0। तो यहां से कितना आ गया डेल्टा अपॉन लैम्डा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। चेंज के लिए क्या करोगे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये क्या है आपका चेंज, ये क्या है, किसका फॉर्मूला हो गया, चेंज इन, चेंज का, चेंज अपॉन ओरिजिन इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिन इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिन इंटू 100। मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है 2% का डिक्रीमेंट,
क्योंकि 2% का डिक्रीमेंट है, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2%। तो यहां से जब आप रख दोगे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू माइनस इंटू -2 इक्वल टू +2%, और प्लस आ गया तो वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, इंक्रीज होगा, कितना, 2%। सिंपल मेथड था, ऐसे कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट कर देते, 2 की जगह 3 दे दे, 5 दे दे। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम बात करें कि हमारी काइनेटिक एनर्जी 2% इंक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ या 2% डिक्रीज ही ले लो, 2% डिक्रीज हो रही है, तो हमारी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन रूट 2m के, ये होता है। फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, h को लिख दो डेल्टा h अपॉन h प्लस 2 है, 2 पे तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं, m है, क्योंकि पावर m की पावर कितनी है, 1/2, और नीचे है तो माइनस आ गया, 1/2 के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 डेल्टा m अपॉन m। काइनेटिक एनर्जी माइनस है, रूट 1/2 है, तो 1/2 के लिए 1/2 आ गया, के के लिए क्या आ गया, डेल्टा k अपॉन k। h कांस्टेंट, m भी फिक्स है, डेल्टा m भी 0, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू -1/2 डेल्टा k अपॉन k इंटू 100। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, 2% डिक्रीजमेंट, तो -1/2 इंटू -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 1%, किसका है, प्लस का। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 1% क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी 1% इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ 1% इंक्रीज हो जाएगी अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी 2% डिक्रीज हो रही है। अब इसी क्वेश्चन में इसको 3%, 4%, 5% कर देगा, इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई, ये अबाउट था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी मूविंग मैटर पार्टिकल है तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होगी, यही हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। तो डी ब्रोगली ने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया, बाद में जाकर 1924 में इसने दिया, डी ब्रोगली ने 1927 में डेविसन एंड जर्मन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन मोशन में वेव नेचर को शो करता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली 1927 में जाके हुआ, बाद में इसको इस पे नोबेल प्राइज भी मिला, इस छोटी सी लाइन के ऊपर कि जितने भी मैटर पार्टिकल हैं वो मोशन में वेव नेचर को शो करते हैं, इसी के लिए लुइस डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला। क्लियर है भाई, तो ये ऑल अबाउट था हमारा मैटर वेव और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।